नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी कल पटना पहुंचे। पटना से जैसे ही उन्होंने ये दौरा किया, इससे पहले से ही चर्चा चल रही थी कि आखिर उन्होंने जो अपनी तारीख है उसको क्यों बदल दिया, क्योंकि पहले वो फरवरी में आने वाले थे जब दिल्ली चुनाव खत्म हो जाते, उसके बाद उनका ये दौरा प्रस्तावित था। लेकिन जिस तरह की हलचल मची हुई है बिहार में, उसको लेते हुए ये दावा किया जा रहा था, उसको देखते हुए कि राहुल गांधी ने अपना दौरा 1 महीने पहले कर लिया। अब राहुल गांधी जब पटना पहुंचे तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। तमाम तरह के सवाल उठने लगे, कयासों का बाजार गर्माने लगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें महागठबंधन के साथ जाना चाहिए या उन्हें एनडीए के साथ ही रहना चाहिए। कई लोगों का यह भी कहना है, इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी तक एनडीए से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अंदर खाने बात चल रही है और बीजेपी आलाकमान नीतीश को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहा है। बात सीएम फेस को लेकर फंसी हुई है और वही स्थितियां महागठबंधन के साथ भी है, यानी कि आरजेडी भी नीतीश को सीएम फेस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक बार को 2.5 साल पर बात बन सकती है। लेकिन जिस तरह का नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, वो पलटी मारते रहते हैं। ऐसे में ना तो आरजेडी तैयार है 2.5 साल के लिए उन्हें सीएम बनाने के लिए और ना ही बीजेपी तैयार है, क्योंकि आरजेडी का या बीजेपी का यह मानना है कि अगर नीतीश को 2.5 साल के लिए सीएम बना दिया गया और उसके बाद जब 2.5 साल आएगा तो शायद वो फिर से पलटी मार जाएंगे। इसीलिए इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं चर्चा में बनी हुई है कि आखिर क्या होने वाला है। और इस बीच जब राहुल गांधी पटना पहुंचे तो बहुत सारी चर्चा होने लगी, कहा जाने लगा कि आखिर राहुल गांधी अगर पटना पहुंचे हैं तो क्या होगा। वहीं उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो उनकी लालू यादव से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, राबड़ी देवी से मुलाकात करने वो उनके आवास पर पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो चल रहा है उसको भी उन्होंने संबोधित किया और उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी एक बार फिर से उठाया। यह मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है, संविधान का मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है, उसके बारे में उन्होंने एक बार फिर बिहार की धरती से भी उस पर चर्चा की। इसके अलावा मोहन भागवत के बयान पर जो विवाद इन दिनों मचा हुआ है, जो उन्होंने आजादी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जो ईसाइयों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, इस सब को लेकर भी उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधा। इसके बाद वो बीपीएससी के छात्रों से जो आंदोलन चल रहा है उससे वो गर्दनी बाग जो पटना में है वहां पर मिलने के लिए पहुंचे। तो ये सारी चीजें यहां पर राहुल गांधी ने जब ये सारी चीजें की, उसके बाद से दिल्ली तक हलचल मच गई है और राहुल गांधी के दौरे के बाद से कई सवाल पटना में उठने लगे हैं, बिहार में उठने लगे हैं और पूरे देश की सियासत में कई सवाल राहुल गांधी अपने पीछे छोड़ गए हैं, जिस पर ही हम चर्चा करेंगे अविनाश जी आपके साथ। तो अभी जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, बहुत सारी चीजें कही जा रही थी कि राहुल गांधी की नीतीश कुमार से मुलाकात हो सकती है। यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर जो असमंजस की स्थिति है या जो सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर करने क्या वाले हैं, उन पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जिस तरह से अभी नीतीश कुमार बहुत अलग थलग और अकेले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर भी खतरा मंडरा रहा है कि पार्टी भी टूट सकती है, पार्टी पर भी बीजेपी कब्जा कर सकती है, जैसे कि बीजेपी की रणनीति रही है हमेशा से। इसके अलावा चिराग पासवान जो पूरी तरह से मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि पिछले दिनों कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की वजह से उनको बस कुबस कह सकते हैं मन मारकर भी नीतीश की हामियां मिलानी पड़ रही थी। लेकिन जब बीजेपी आलाकमान को ऐसा लगा कि ये तो नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं, कल को ऐसा ना हो जाए कि मेरे लिए ही दिक्कत खड़ी हो जाए, तो बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से दोनों में फूट पड़वाना शुरू कर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप खुलकर नीतीश कुमार का विरोध करें, और चिराग पासवान वैसा कर भी रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस दूसरे तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और ये कयास तब और ज्यादा पुख्ता हो गए जब लालू यादव उनके घर पहुंचे, पशुपति पारस के कार्यक्रम में पहुंचे, दही चूड़ा भोज का जो आयोजन किया गया था, और उसके बाहर निकलते हुए, उस कार्यक्रम से निकलते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों के जवाब देते हुए सिर्फ एक शब्द में कह दिया कि हाँ,
आ सकते हैं। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि पशुपति पारस शायद महागठबंधन में चले जाएंगे, हालांकि चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो असमंजस की स्थिति है नीतीश कुमार को लेकर, और राहुल गांधी ने जो अल्टीमेटम दे दिया है कि आप जल्दी से अपना तय कीजिए आपको करना क्या है, तो क्या लगता है आपको अब चीजें कुछ क्लियर होंगी बिहार में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उनका स्टैंड क्या होना है, कि वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे कि एनडीए में बने रहेंगे। क्योंकि एनडीए के अंदर उनको अपनी सत्ता खतरे में दिख रही है। सत्ता ही नहीं बल्कि उनको सबसे बड़ा खतरा जो दिखाई दे रहा है वो अपनी पार्टी को लेकर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के साथ जिस पार्टी ने भी गठबंधन किया वो पार्टी कभी फायदे में नहीं रही। 20 साल पुराना दौर अलग था, लेकिन आज पिछले 10-15 साल में आप देखेंगे बीजेपी के साथ जिस पार्टी ने भी गठबंधन किया है, हमने अभी हरियाणा चुनाव देखा, हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी बीजेपी के साथ अलग होती है। उससे पहले जेजेपी हरियाणा में एक बहुत मजबूत ताकत होती थी। जेजेपी से पहले बीजेपी का आईएनएलडी के साथ गठबंधन होता था, लेकिन ये दोनों की दोनों पार्टियां इस बार पूरी तरीके से खत्म हो गई। जेजेपी जो पहले किंग मेकर बन के आई थी वो 0 पर सिमट गई। लोकसभा में भी खाता नहीं खुला, विधानसभा में भी खाता नहीं खुला। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जो डिप्टी सीएम थे पिछली सरकार में, उनकी तो जमानत जब तक हो गई थी वो चौथे नंबर पर चले गए थे। सिर्फ 6000 वोट उनको मिले थे। और यही हालत हमने कश्मीर में भी देखा। कश्मीर में अभी पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार चलाई, उसके बाद क्या हुआ, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में साफ हो गई। यही डर नीतीश कुमार को भी लग रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए पार्टी के साथ साथ सत्ता बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्हें सीएम पद चाहिए, और इस बार तो सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने यही खड़ी हो गई है कि ना तो बीजेपी सीएम पद देने को तैयार है और ना ही आरजेडी की तरफ से खुला ऑफर इस समय मिल रहा है। ये तो बीजेपी और आरजेडी दोनों बोल रहे हैं कि 2025 जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक आपके नेतृत्व में सरकार चलेगी। लेकिन 2025 के बाद क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या वहीं खड़ी हुई है। क्योंकि 2.5 साल का जैसे आपने बात की, तो 2.5 साल के मामले को लेकर ना तो नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा है, और दूसरा नीतीश कुमार को बीजेपी पर भी भरोसा नहीं है कि यदि बीजेपी को हमने पहले 2.5 साल दे दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 साल जब तक वो बीजेपी पूरा करे तब तक वो जेडीयू को भी पूरी फोड़ दे। तो नीतीश कुमार को यह भी डर लग रहा है, और बीजेपी ये काम पहले भी कर चुकी है। आपको पता है 1997-98 में जब यूपी का चुनाव हुआ था तो किसी पार्टी को वो बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने मायावती के साथ में सरकार बनाई, 6 महीने का दोनों के बीच में समझौता हुआ कि 6 महीने आप सीएम रहेंगे, फिर 6 महीने बीजेपी का सीएम बनेगा, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए फिर मायावती बनेंगी। क्योंकि दोनों को भरोसा नहीं था कि 2.5 साल का यदि चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले 6 महीने के लिए मायावती सीएम बन जाती हैं, दूसरे 6 महीने का टर्न जब बीजेपी का आता है तो बीजेपी उन 6 महीने में बीएसपी को ही तोड़ देती है, और उसके बाद मायावती को दोबारा से सत्ता सौंपती नहीं है, और 4.5 साल तक फिर बीजेपी अपनी सरकार चलाती है। नीतीश को पता है कि यदि बीजेपी के साथ में 2.5 साल का समझौता किया और बीजेपी ने 2.5 साल पहले अपने लिए मांग लिए, तो जाहिर सी बात है फिर बीजेपी से सत्ता छीन पाना क्योंकि जब नीतीश सीएम रहते हैं तब बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करती है। पिछली बार नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी का साथ गठबंधन क्यों छोड़ा था, उसका सीधा रीजन यही था कि बीजेपी सत्ता में होते हुए भी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ रही थी गठबंधन में। यह कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह, जिनको नीतीश कुमार ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाने के लिए तो ये नीतीश कुमार ये खुद ही बोलते हैं कि हमने तो उनसे कहा था कि आप बीजेपी से सरकार को लेकर बात कर लीजिए, हमने तो बोला ही नहीं था कि आप मंत्री बन जाइएगा। वो खुद ही उन्होंने बात की और खुद ही वो मंत्री बन गए। लेकिन जब नीतीश कुमार को यह पता चला कि आरसीपी सिंह के सहारे उनकी पार्टी ही तोड़ी जा रही है, तो नीतीश कुमार सतर्क हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी को एकजुट किया और उसके बाद वो एनडीए ही छोड़ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनको लगा कि भाई राम मंदिर का मुद्दा है, पता नहीं जनता भावनाओं में ना बह जाए, जबकि उनकी अच्छी सरकार चल रही थी। लगातार लोगों को नौकरियां दी जा रही थी, कहीं से भी पेपर लीक जैसे कोई आंदोलन जैसी कोई घटना ही सामने नहीं आ रही थी। जबकि बीजेपी के साथ जब उन्होंने सरकार चलाई थी तो 2 साल में कई आंदोलनों का गवाह बिहार बन चुका था। लेकिन फिर भी सिर्फ सीएम पद को लेकर, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीच बीच में डिमांड उठती रहती थी कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपनी चाहिए, तो बस खाली सीएम की कुर्सी बचाने के लिए उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आ गए। लेकिन अब उनकी कुर्सी सबसे बड़े संकट में फंस गई है। तो इसीलिए नीतीश कुमार ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, क्योंकि यदि महागठबंधन में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे आप बोल रही हैं 2.5 साल का समझौता हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि लालू यादव को ही पता है कि नीतीश कुमार को हम पहले 2.5 साल दे देंगे तो बीजेपी तो उनको लपकने के लिए तैयार बैठी रहेगी। जैसे 2.5 साल नीतीश कुमार के पूरे होने वाले होंगे उससे पहले वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बचा हुआ 2.5 साल भी अपने हाथ में ले लेंगे। तो इसीलिए आरजेडी की तरफ से यदि इस तरीके का कोई ऑफर जाता है 2.5 साल का भी, तो लालू यादव पहले 2.5 साल चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम रहे, और उसके बाद, क्योंकि भाई लालू यादव तो कई बार इस तरीके से नीतीश कुमार का समर्थन कर चुके हैं, 2 बार उनकी सरकार चलवा चुके हैं,
लेकिन नीतीश कुमार आज तक, अभी तक जब तो उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, उन्होंने दूसरा सीएम स्वीकार नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की पार्टी और सीएम पद दोनों ही संकट में है। बीजेपी के साथ वो रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी भी जाएगी और सीएम पद तो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जिस तरीके से बीजेपी में रणनीति अपना रही है। जी। तो अभी हम इस पर आगे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल ये देखा जा रहा है कि अभी भी स्थितियां साफ नहीं हो पा रही हैं, नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों को ही उन पर भरोसा नहीं रहा है। वहीं एक और थ्योरी ये भी चल रही है कि इस बार बीजेपी और आरजेडी अपनी पर्सनली एक और रणनीति पर काम कर रहे हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार को ही कमजोर कर देना है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार यही करते रहे हैं कि जब भी उन्हें अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता दिखाई देता है वो पलटी मार लेते हैं। और अब बीजेपी या फिर आरजेडी की तरफ से इसी कोशिश को पूरा किया जा रहा है, अपनी इसी कोशिश में लगे कि कैसे भी नीतीश कुमार जो अपने कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं कि हमें उतनी ही सीट्स अपने पास रखनी है जिससे अगर हम महागठबंधन में जाएं तभी महागठबंधन की सरकार बने और जब हम एनडीए के साथ जाएं तो ही एनडीए की सरकार बने। लेकिन आरजेडी और बीजेपी अंदर खाने या पर्दे के पीछे से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार इस बार इतनी सीट्स लेकर आ ही ना पाए जिससे वो दबाव किसी पर ना बना पाए। यानी साफ है कि अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने खुला कह दिया या जेडीयू की तरफ से खुला ऐलान किया गया है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, इसी चीज को खत्म करने की कोशिश में आरजेडी और बीजेपी दोनों ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये बात आरजेडी अच्छी तरह से जानती है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तब खुद नीतीश कुमार ने यह बात कही थी कि अगला जब चुनाव होगा हमारा साथ में महागठबंधन के साथ तो तेजस्वी यादव ही कमान संभालेंगे। लेकिन अब नीतीश के तेवर एक बार फिर बदल गए और एक बार फिर नीतीश को सीएम की कुर्सी चाहिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं आरजेडी को परेशान कर रही है और इसीलिए आरजेडी भी उन्हें खुला ऑफर नहीं दे पा रही है। यानी अब बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में इस वक्त नीतीश कुमार यहां पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर और चर्चा करेंगे विनाश जी। पहले हम राहुल गांधी को सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा था उन्होंने। कि संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी को की सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। तो जैसा कि कहा जा रहा था, अभी हम राहुल गांधी को भी सुन रहे थे विनाश जी, जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि जब राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे तो वो इन तमाम मुद्दों पर बात जरूर करेंगे, मोहन भागवत को लेकर या अमित शाह का भी जो बयान अंबेडकर को लेकर आया, तो कहीं ना कहीं संविधान की सुरक्षा की बात उन्होंने फिर से की है, स्ट्रक्चर की बात उन्होंने की है, अधिकारों की बात उन्होंने की है अपने उस पूरे संबोधन में जो अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या दूसरी जनता को संबोधित कर रहे थे। तो इस दौरान उन सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे। तो क्या कुछ वजह है इसकी, क्या उस आबादी को साधने की कोशिश है जिससे जो नाराज हो गई है इस वक्त बीजेपी से, अमित शाह के उस बयान से या मोहन भागवत के उस बयान से, क्या कुछ लगता है आपको, क्या मायने हैं?
हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है, बिहार में जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो ताकत है वो अति पिछड़ा वर्ग है और दलित आबादी है जो नीतीश कुमार को वोट करता है। दलितों में भी महादलित और ओबीसी में अति पिछड़ा वर्ग। और राहुल गांधी ने सीधा सीधा नीतीश कुमार की कमजोर नस दबा दी है। जो जिस तरीके का बयान अमित शाह ने जो संसद में दिया था अम्बेडकर बोलते हुए, तो उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आप किस साइड में हैं, कि जो बयान अमित शाह ने दिया है कि आप उसका समर्थन करते हैं। हमने देखा था 25 तारीख को एनडीए की बैठक भी बुलाई गई थी, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, जबकि वो बैठक ही इसीलिए बुलाई गई थी कि जो एनडीए के जो जितने भी घटक दल हैं वो सभी अम्बेडकर को लेकर, डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें अमित शाह का बचाव करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए, उस बैठक में ही नहीं गए, बल्कि उसके बाद भी उनकी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि उसके बाद ही अमित शाह का एक बयान, उससे पहले एक बयान और आ गया था, सीएम पद को लेकर था। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार जबरदस्त दबाव में बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनका जो वोट है, कि बीजेपी का जो वोट है वो अपर कास्ट का है, और जो ओबीसी वर्ग का वोट है, जो क्रीमी लेयर वाला जो वोट है वो बीजेपी को वोट करता है। लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है, दलित है, आदिवासी है, ये वर्ग बीजेपी को वोट नहीं करता है। और बीजेपी कोशिश तो इसको लेकर कर रही है, लेकिन जो बयान आते हैं उनकी पार्टी की तरफ से, बयान ही नहीं कह सकते बल्कि जो पार्टी की नीतियां हैं उसको देखते हुए ये वर्ग बीजेपी के हाथ में नहीं आता है, कि भाई उनको लगता है कि बीजेपी को हम वोट तो दे देंगे, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं उनको ही बीजेपी उन अधिकारों को सीमित कर देगी। तो इसीलिए बिहार की राजनीति में बीजेपी, जो जितने भी बीजेपी के एलाइज आप देखेंगे तो उनका जो आधार है वो उसी वर्ग में ज़्यादा है। तो बीजेपी इसीलिए उनसे गठबंधन भी करती है कि ताकि दलितों का, अति पिछड़ों का उसको वोट मिल जाए। लेकिन वोट तो मिल जाता है, लेकिन आप उनको हिस्सेदारी नहीं देते हैं। और राहुल गांधी लगातार यही बात कर रहे हैं कि भाई जाति जनगणना करवा लीजिएगा, लेकिन वो उन्होंने यही बोल दिया कि सरकार नहीं करवाती है, मोदी सरकार। तो बोले हम इन्हीं के सामने, भाई जिस सरकार कब तक रहेगी, 29 में चुनाव होगा, 29 में बदल जाएगी, बदल तो 24 में ही गई थी। यदि कुछ सीटें कम हो जाती, 15-20 सीटें भी यदि सरकार के पास कम आती हैं एनडीए के पास में, तो महागठबंधन की सरकार बन जाती। 234 तक तो महागठबंधन भी पहुंचा था और 293 एनडीए को मिली थी, जबकि बात 400 पार की हो रही थी। आपने यह भी देखा होगा कि जो चुनाव चला था, मीडिया का रुख क्या था, मीडिया एक तरफा बता रहा था कि 400 सीटें मिल रही हैं, 450 सीटें मिल रही हैं। जो एक न्यूट्रल वोट होता है उसको पूरी तरीके से उसने एनडीए की तरफ डाइवर्ट करने की भूमिका निभाई थी। लेकिन आज की तारीख में चुनाव हो जाता है तो ये बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि इस 293 जो सीटें मिली थी, इस बार यदि चुनाव होगा तो 193 भी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत लगाई हुई है किसी तरीके से सरकार बच जाए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि संभवतः बीजेपी नए चुनाव के लिए तरफ जा सकती है, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि यदि आज चुनाव हो जाता है, अब 29 में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन आज चुनाव होता है तो बीजेपी की हार तय है। और यही स्थिति बनी रहती है तो संभवतः क्या 29 में इससे ही बड़ी हार हो जाए बीजेपी के। तो कोशिश तो लगातार बीजेपी की चल रही है कि अपने सहयोगियों को बचाए रखा जाए, और उसी लिए जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद दिल्ली में तुरंत ही अमित शाह का सक्रिय हो जाना, जबकि अमित शाह से इस समय जो आप लगातार देख रही हैं नीतीश कुमार दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई चीज़ें चल रही हैं बिहार के अंदर। बिहार में जो भी कुछ होगा उसका असर सीधा सीधा दिल्ली तक पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार, जिस तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके करीबियों को तोड़ा जा रहा है। जैसे आपने चिराग पासवान की भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि चिराग पासवान लगातार जो 1 महीने पहले तक जो बयान दे रहे थे उसमें तो वो नीतीश की भक्ति में डूबे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले 7-8 दिन से चिराग पासवान ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। अब वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ही परसों बीपीएससी के छात्रों को लेकर कहा कि भाई यदि हम सत्ता पक्ष में सरकार में नहीं होते तो हम भी आंदोलन कर रहे होते। उनसे जब सवाल किया गया कि भाई सीएम पद का उम्मीदवार कौन, क्या नीतीश कुमार हैं, तो बोला एनडीए से होगा। मतलब एक तरीके से जो पहले नीतीश कुमार के नाम की माला जप रहे थे चिराग पासवान, अब वो कहने लगे हैं कि एनडीए से होगा। और अब तो ये खबर भी आ रही है कि चिराग पासवान ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि हम 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। अब बिहार में 243 सीटें हैं, एनडीए के साथ में 5 दल हैं। अगर 70 सीटें चिराग पासवान के पास में ही चली जाती हैं तो कितना 173 सीटें बचेंगी। 173 सीटों में बीजेपी किस तरीके से बंटवारा करेगी? भाई मांझी का दावा 20 सीटों का है, जितनी सीटें मांझी मांग रहे हैं उतनी सीटें फिर उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं। तो उस आधार पर तो 70 सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार को भी लड़ने के लिए नहीं मिल पाएंगी। और दूसरी बात यह भी चल रही है कि बीजेपी की ही ये कोशिश चल रही है कि जो चिराग पासवान है उनको बड़ा हिस्सा कम से कम चुनाव में दिया जाए। 70 सीटों की चिराग डिमांड कर रहे हैं, तो बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर चिराग पासवान के कोटे की कम से कम 35 से 40 सीटें निकालना चाहती है। बीजेपी वही खेल खेलने की कोशिश कर रही है जो उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेला। एक तरह से विकल्प के तौर पर तो खड़ा नहीं करना चाह रही है चिराग पासवान की पार्टी को कि आगे के लिए।
बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं, यदि वो उनसे नाराज होकर कहीं जा रहे हैं तो आप देख रही हैं वो कांग्रेस या जेडीयू की तरफ, आरजेडी की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो हम में शामिल हो जाते हैं या फिर वो आरएलजेपी में शामिल हो जाते हैं। जिस तरीके का नीतीश कुमार के साथ खेल चल रहा है वो नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है। जो आपने बोला कि चिराग पासवान को विकल्प बनाया जा रहा है, चिराग पासवान को बीजेपी अजीत पवार वाली हैसियत में लेके आने की कोशिश कर रही है कि यदि महाराष्ट्र जैसा रिजल्ट आता है तो फिर नीतीश कुमार उस पर नहीं हो कि भाई नीतीश कुमार इधर जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। वो चाहते हैं कि भाई चिराग पासवान उस पोजीशन में आ जाएं कि चिराग पासवान के साथ में हमारी सरकार बन जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ कि महाराष्ट्र में यदि एकनाथ शिंदे चाहते कि भाई हम आपके साथ में नहीं हैं तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो अजीत पवार थे उनके साथ ही बीजेपी की सरकार बन रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शिंदे ने अपना एक तरीके से हथियार डाले थे, उसी तरीके से चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी हथियार डाल जाएं। तो वही चीज़ बीजेपी की चल रही है और ये चीज़ नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है। चिराग को लाकर कहीं ना कहीं वही स्थितियां महाराष्ट्र वाली पैदा करनी है और नीतीश कुमार को कमजोर करना है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मजबूर होना पड़ा क्योंकि अजीत पवार ने पहले हथियार डाल दिए थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अजीत पवार को तो शुरुआत से ही पता था कि भाई उनके ऊपर ईडी के बहुत सारे मामले चल रहे हैं, वो ईडी के उसमें फंसे हुए थे, तो उनको तो सीएम पद वैसे ही नहीं मिलना था। और दूसरी बात यह थी कि जो अजीत पवार को पार्टी को जो सीटें दी गई थी वो 52 से सीटें दी गई थी, 58 पर उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए थे। 6 सीटें उन्होंने ऐसी थी जहाँ महायुति गठबंधन का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने अपना भी उम्मीदवार उतार दिया था और अधिकतर पर उनकी पार्टी का उम्मीदवार हार भी गया। लेकिन अजीत पवार को जिस खेल के लिए तैयार किया गया था, अजीत पवार ने वो खेल पूरा खेला, क्योंकि जैसे ही चुनाव नतीजे आते हैं, एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा होता है कि भाई हमारे नाम पर इतनी सीटें मिली हैं, तो अजीत पवार दिल्ली में जाकर, क्योंकि शिंदे तो गए भी नहीं थे, अजीत पवार दिल्ली आते हैं और अमित शाह से मिलकर उनको समर्थन दे देते हैं कि भाई जिसका सीएम बनाना उसको सीएम बना दो आप, हमारा समर्थन है उसको। तो जब अजीत पवार ने बीजेपी का समर्थन किया उसके बाद ही शिंदे को हथियार डालने पड़े थे, और वही चीज़ बीजेपी नीतीश कुमार के संग में खेलने की तैयारी कर रही है। पहली कोशिश तो यही हो रही है कि जिस तरीके से शिंदे को वहाँ 80 सीटों पर समेट दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, वही वो चाहती है कि नीतीश कुमार को भी 80 सीटों के आसपास समेट दिया जाए, क्योंकि बिहार में 243 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 सीटें थी। अगर बीजेपी 80 सीटों के अंदर नीतीश को समेटने में कामयाब हो जाती है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने 70 सीटों का दावा किया है, जिस तरीके से जितिन राम मांझी ने 20 सीटों का दावा किया है, अगर उनकी डिमांड को आधा भी मान लिया गया तो मान के चलिएगा नीतीश कुमार को के लिए 80 सीटें भी हासिल करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से हम बीजेपी ने नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रखी अलग से, आप देखिए प्रशांत किशोर को देख लीजिएगा, प्रशांत किशोर किसके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की तारीफ कौन कर रहा है? चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, और अब प्रशांत किशोर का भी बयान आया है, उन्होंने भी चिराग पासवान की तारीफ की है, उनको सुलझा हुआ नेता बताया है, लेकिन नीतीश कुमार पर वो लगातार हमले कर रहे हैं। तो भाई ये तो नीतीश कुमार को भी दिख रहा है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। भाई जो शख्स हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा है वही शख्स हमारी सरकार का जो सहयोगी है उसकी तारीफ कर रहा है। वो शख्स बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो शख्स मांझी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। तो शख्स के सारे सीधा टारगेट पर यदि कोई एक शख्स है तो नीतीश कुमार है और जेडीयू बनी हुई है। और वही स्थिति आप देखिएगा, जो नीतीश कुमार के किसी समय बहुत करीबी थे, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली आशा नाम से। अब उनके टारगेट पर भी सीधा सीधा नीतीश कुमार ही है। अब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि क्योंकि संगठन के आदमी रहे हैं आरसीपी सिंह, पूरा का पूरा एक तरीके से ये कहा जाता है कि बिहार में जो जेडीयू का संगठन है उसमें करीब 80% जो लोग हैं वो आरसीपी सिंह के लोग हैं। क्योंकि ऊपर तो आपने बदलाव कर दिया, लेकिन निचले स्तर का जो कैडर है वो आरसीपी सिंह के टच में बना हुआ है। अब आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाई है और इस बार भी आरसीपी सिंह के सारे बीजेपी वही खेल खेलने की तैयारी कर रही है जो चिराग पासवान के साथ खेला था। 2020 में आपने देखा था कि चिराग पासवान ने किस तरीके से जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार देकर जेडीयू को कमजोर किया था। अब चिराग पासवान का एक अपना वोट है कि भाई उनको दलित समुदाय और खासतौर पर जो पासवान जाति है वो उनको वोट करती है। नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट है वो नीतीश कुमार के साथ में रहता है, लेकिन जो आरसीपी सिंह है वो भी उसी समाज से आते हैं जिससे नीतीश कुमार आते हैं, वो भी नालंदा के ही रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है आरसीपी सिंह यदि किसी का नुकसान करेंगे तो अकेले नीतीश कुमार का करेंगे।
और नीतीश कुमार को ये पता है कि क्योंकि राजनीतिक दल बनाना और चलाना आसान काम नहीं होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संसाधन लगते हैं। और आरसीपी सिंह के पास इस तरीके के आर्थिक संसाधन कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं? भाई जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जिस तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति, जिसको एकनाथ शिंदे महाशक्ति बोलते थे, उस तरीके की कोई शक्ति काम कर रही है। और जाहिर सी बात है, हर आदमी के टारगेट पर जिसके तार कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ रहे हैं, उसके टारगेट पर नीतीश कुमार ही है। तो जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार को कमजोर करने की जो कोशिश हो रही है वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ से ही हो रही है। और नीतीश को यह फैसला लेना है कि कहा जा रहा है कि असमंजस में पड़े हुए हैं कि भाई इधर जाना है कि उधर जाना है। इधर रहते हैं तो सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पार्टी डूब जाएगी। लालू यादव के साथ जाते हैं तो स्थिति वहाँ पर भी वही है, पार्टी तो बच जाएगी लेकिन सरकार में क्या हिस्सेदारी रहेगी? तो क्योंकि लालू यादव को भी पता है कि भाई ये आदमी साथ में आएगा और अगर सीएम पद दे दिया, कुछ भी सीएम पद, इस बार तो लालू यादव ने सीएम पद मांगा भी नहीं था, कहा था कि 25 तक आप ही सरकार में रहिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 2024 जैसी आई है वैसी नीतीश कुमार पलटी मार गए हैं। तो नीतीश कुमार का जो इधर से उधर जो होने का जो चल रहा है पिछले 4-5 साल से कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है, उससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल है। तो जाहिर सी बात है, लालू यादव ने दरवाजे तो खोल रखे हैं कि भाई ये मान के चलते हैं कि समाजवादी हैं तो भाई और सारे समाजवादी यदि एक साथ हो जाते हैं तो इसमें लालू यादव को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मामला वही है कि नीतीश कुमार का कि भाई सीएम पद दे दिया जाए, लेकिन सीएम पद देने के बाद भी वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, इस पर सवाल बने हुए हैं। और यही नीतीश की विश्वसनीयता या संकट में बनी हुई है और उसी के लिए उनकी पार्टी भी संकट में है। अब ये नीतीश कुमार को तय करना है कि एनडीए में रहकर वो अपनी पार्टी का एक तरीके से वजूद खत्म करना है या महागठबंधन के साथ में जाकर उन्हें अपनी पार्टी बचानी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है। सिर्फ सीएम पद की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है नीतीश कुमार के सामने, बल्कि यहाँ तो पार्टी ही संकट में दिखाई दे रही है। कुर्सी के साथ साथ पार्टी भी जा रही है अगर एनडीए के साथ रहते हैं, इसीलिए वो अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें सीएम पद चाहिए या पार्टी भी बचानी है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अंदर खाने अपने काम पर लगी हुई है। लगातार इस तरह की खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं कि जो सांसद हैं, 12 सांसद कुल हैं, जिसमें से 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। संजय राउत का बाकायदा बयान आया था, उन्होंने इस तरह के दावे किए थे। उसके अलावा दूसरे कई नेताओं ने भी इस तरह के दावे किए। तो नीतीश कुमार इधर टेंशन में है, चिंता बढ़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, इन सबको भी कहीं ना कहीं खिलाफ कर दिया है बीजेपी ने। इन्हें ऑफर्स दिए हैं अंदर खाने। ये चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं इन सबके साथ बीजेपी आलाकमान ने डील कर ली है और इसीलिए नीतीश कुमार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। और खुलकर अगर कोई हमला बोल रहा है नीतीश कुमार पर तो वो है चिराग पासवान। वहीं पीके को लेकर अगर खुलकर ये बात नहीं सामने आ रही है कि वो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के समर्थक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो बीपीएससी वाला जो मुद्दा है उसको लेते हुए नीतीश सरकार पर जो हमलावर है, ये आंदोलन करना वगैरह वगैरह जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि वो भी बीजेपी की बी टीम ही है। तेजस्वी यादव इस तरह के लगातार दावे कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही पीके काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है, बीजेपी के साथ उनके पुराने संबंध रहे हैं। तो यहां पर हर तरह से बीजेपी इस वक्त नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश में है। और कहा यह भी जा रहा है कि दबाव इस तरह का बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो बाहर जाने के सपने देख रहे हैं या महागठबंधन से हाथ मिलाने के जो सपने सजा रहे हैं या बीजेपी को दबाने के जो सपने सजा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर वो हावी हो जाएंगे, बीजेपी वो स्थिति या वो पावर नीतीश कुमार के हाथ से छीनना चाहती है, उनको दबाव में लाना चाहती है कि आप अकेले हैं, आप जाएंगे तो सिर्फ आप ही जाएंगे, आपकी पार्टी भी हमारे पास रह जाएगी और ये सारे सहयोगी तो हमारे साथ हैं ही, क्योंकि जो उनका कोर वोटर है वो इधर चिराग पासवान हुआ या जीतन राम मांझी हुए, आरसीपी सिंह हुए, ये सब इधर है। वहीं जेडीयू के अंदर भी कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के करीबी हैं, ललन सिंह जिसमें सबसे बड़ा नाम माने जा सकते हैं, संजय झा को भी बीजेपी का करीबी ही बताया जाता है। तो इस तरह से इस वक्त नीतीश पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। और इसी बीच जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो सियासी पारा और ज्यादा गर्मा गया है। और क्या कुछ बोले हैं राहुल, पहले सुनते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार,
उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान का मुद्दा उठाया और अविनाश जी, आप जानते हैं संविधान के इस मुद्दे ने लोकसभा चुनाव का पूरा वही बदल दिया। बीजेपी के विजय यात्रा, जो बीजेपी सोच रही थी विजय रथ 400 पार निकल जाएगा, उसको बहुमत के पर भी नहीं पहुंचने दिया। तो इस तरह से ये मुद्दा अगर बिहार में भी उठा है तो कांग्रेस की क्या रणनीति लगती है आपको? मतलब लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार को भी अल्टीमेटम कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, बहुत सारी चीजों पर बात की राहुल गांधी ने। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पर्सनली भी अपनी किसी रणनीति पर काम कर रही है? क्या कांग्रेस खुद को भी मजबूत करने पर काम कर रही है? तेजस्वी यादव से अलग हटकर, यानी महागठबंधन से अलग हटकर कुछ पर्सनल भी खुद को मजबूत करने में लगी है वहां पर कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा था, संविधान बचाने का मुद्दा था, वो बीजेपी के नेताओं के बयान के बाद ही ये मुद्दा बना था। बीजेपी की तरफ से जो उनके उम्मीदवार थे वो लगातार बयान दे रहे थे कि हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो उसके बाद ही राहुल गांधी ने संविधान बचाने के लिए लड़ाई शुरू की थी, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा था, एक तरफ तो मीडिया की तरफ से जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 400 पार, 450 पार, 500 तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जिस तरीके से अभियान राहुल गांधी ने पूरे देश में चलाया था, वो अपनी हर रैली में संविधान की किताब लेकर पहुंच रहे थे और उसका असर भी पड़ा। भाई जो संविधान यदि बदला जाता तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो आरक्षण ही खत्म हो जाता। और राहुल गांधी का कहना ये है कि भाई हमने आरक्षण की जो आपने एक बॉर्डर खींच रखा है, लक्ष्मण रेखा बना रखी है कि 50% से ऊपर नहीं जाएगा, बोला हम इसको संसद में सबसे पहले तो इसको बदलेंगे कि भाई इसको बढ़ाया जाए, भाई 60, 65, 70, 75% तक इसको पहुंचाया जाए कि भाई जिसको इसका लाभ नहीं मिल पाया है उसको ये लाभ मिलना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने संविधान की वो मुद्दा जो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है वो मोहन भागवत के बयान से उठा है, जो उन्होंने बोला है कि भाई जो देश को आज़ादी मिली है वो पिछले साल में मिली है जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि यदि पिछले साल आज़ादी मिली है तो आप नया संविधान भी बनाना शुरू कर देंगे, नई आज़ादी मिल गई है, नया संविधान बनेगा आपको। तो इसी, क्योंकि जो RSS चीफ यदि कोई चीज़ बोल रहे हैं तो ये माना जाता है कि बीजेपी के जो विचार है, तो बीजेपी की अपनी जो नीतियाँ हैं वो RSS तय करता है। और मोहन भागवत ने ये बोल दिया है कि देश को आज़ादी पिछले साल मिली है, तो ये मान के चलिएगा कि भाई बीजेपी के अंदर भी अब सुगवाट शुरू हो चुकी होगी, क्या अब उनको संविधान नया भी लेके आना है। तो इसीलिए राहुल गांधी के लिए, पूरे विपक्ष के लिए, हम तो पूरे देश के लिए इस चीज़ को बोलते हैं कि आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई अब देश को ही लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर बीजेपी के पास 240 की जगह यदि 350 सीटें होती, क्योंकि 362 सीटें चाहिए लोकसभा में बिल पास कर, आपको कोई भी संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए, और ये हालत करीब 160 सीटें राज्यसभा में भी चाहिए। तो बीजेपी और उसका गठबंधन ना तो इस समय राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी पर है और ना ही लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी पर है। लेकिन अगर लोकसभा में बड़ी जीत मिल जाती तो शायद राज्यसभा में भी, क्योंकि लोकसभा के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होते हैं, तो राज्यसभा में भी थोड़ा बहुत सीटों का फेरबदल हो जाता। और 10-20 सीटों के लिए बीजेपी को मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन क्योंकि 293 सीटों पर रह गए हैं, करीब 70 सीटें कम है, इसीलिए संविधान को आज जो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, आज संविधान को वो सर माथों पर लगाए घूम रहे हैं। लेकिन जो उनकी अंदर की भावनाएं हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बीच बीच में निकल आती हैं। तो इसीलिए जो संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है वो मान के चलिएगा कि इतनी आसानी से आप यदि छोड़ दें तो पता चला बीजेपी अपनी धीमे धीमे करके संविधान संशोधन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए यह लड़ाई लगातार चलती रहेगी। और वैसे भी कांग्रेस की तरफ से तो 26 तारीख से 26 जनवरी से पूरे 1 साल के लिए ये यात्राओं शुरू हो रही संविधान बचाने के लिए। तो कांग्रेस ने तो एक तरीके से बता दिया है कि भाई ये जो लड़ाई है, राहुल गांधी ने साफ बोल दिया है कि इस लड़ाई को हम रोकेंगे नहीं, ये लगातार चलती रहेगी। और जो उन्होंने आरक्षण की बात की है, जो उन्होंने संविधान की बात की है, वो लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आप देख लीजिए, उनके नेता संविधान को लेकर बहुत ही इस तरीके से बयान देते हैं बचते बचते, जैसे पता नहीं कि भाई आपने उनसे कौन सा सवाल कर दिया हो।
और यही हालत बीजेपी के सहयोगी दलों की हो गई है। भाई आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। अभी आप देख लीजिए बिहार में वक्फ बोर्ड की कल मीटिंग हुई है और वक्फ बोर्ड के मीटिंग को लेकर नीतीश कुमार से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी का रुख क्या है। भाई क्योंकि शुरुआत में तो चिराग पासवान इसका विरोध किया था, लेकिन अब चिराग पासवान का भी रुख समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर है। कभी वो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं तो दूसरे दिन वो सरकार के समर्थन में बयान देना शुरू कर देते हैं। अब जब वक्फ बोर्ड की बैठक के लिए जो उसके सदस्य हैं टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, जब वो पटना पहुंचे तो उन्होंने जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया कि भाई हमको ये बताइएगा कि आपके सीएम किधर है, नीतीश कुमार किधर है, वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। बोले सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जाना किधर है। मतलब वो पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति में खड़े हुए हैं कि वो एनडीए के साथ हैं कि वो महागठबंधन के साथ आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। बोले एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई ये गठबंधन हमने बनाया था इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़े हुए हैं। वक्फ को लेकर उनकी पार्टी का रुख जो आता है, ललन सिंह संसद में कुछ और बोलते हैं, यहाँ जेडीयू के नेता कुछ और बोलते हैं और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोलते हैं। भाई आपको अपना रुख साफ करना पड़ेगा कि आप हैं किस साइड में। वक्फ बिल को लेकर आप किस साइड में हैं, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप किस साइड में हैं। आपको सरकार चल रही है इस समय, आप महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, या के बार आप एनडीए के साथ बने हुए हैं। बोले आप अभी तक अपना रुख ही साफ नहीं कर पा रहे हैं। बस खाली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार का कोई भी रुख नहीं दिखाई दे रहा है कि वो करने वाले क्या हैं। भाई जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने खामोशी साध रखी है। वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार खामोश बने हुए हैं। कोई भी मुद्दा आता है मुस्लिम आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार खामोश बने हुए हैं। आप ये भले ही कहते रहे कि भाई हमने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप बताइए कि वक्फ विधेयक को लेकर आपकी राय क्या है। तो यही सवाल नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि भाई आप हैं किस साइड में। आप अपना रुख सबसे पहले साफ कीजिए, उसके बाद ही ये तय होगा कि भाई आप, क्योंकि जो निश्चित माना जाता है बिहार में, ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आरजेडी को मिलता है, कांग्रेस की तरफ जाता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ में भी आता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किए हैं मुस्लिम समुदाय के लिए और किए हैं या उसका ज़्यादा प्रचार किया है। ये तो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बोलते हैं, अभी उन्होंने एनडीए गठबंधन की जब बैठक भी बुलाई थी तब भी उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई मुस्लिम समाज के लोगों के पास में जाइए और सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किया है। ये उन्होंने बीजेपी के नेताओं से भी कहा था कि उनको जाके बताइएगा। लेकिन नीतीश कुमार की नीति वक्फ बिल को लेकर क्या है, इस पर वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। संविधान को लेकर जो अमित शाह ने बोला था उस पर उनका बयान क्या, उनका रुख क्या है, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यही चीज़ कल्याण बनर्जी ने पूछी है कि भाई हम बिहार में आए हुए हैं, नीतीश कुमार से हमारा बस सिर्फ यही सवाल है कि वो किस तरफ है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ अब नीतीश कुमार को क्लियर करनी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो लगातार असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार पर हमले कम किए और बीजेपी और आरएसएस पर उनके हमले ज़्यादा बने रहे, लेकिन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार पर एक तरीके से हमला भी किया हल्का। अमूमन वो नीतीश कुमार के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। पहली बार उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराया उस पर उन्होंने बोला कि भाई आपका ये जातिगत सर्वे था, ये जनगणना नहीं थी, जनगणना आपकी फेक है। क्योंकि पहली बात तो यही है कि जनगणना कराने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास तो होता ही नहीं है। और नीतीश कुमार की जो सरकार थी उसने अभी कोर्ट में जाकर ये बोला था कि हम जातिगत की जनगणना करवा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जब हाईकोर्ट में यह मामला गया और हाईकोर्ट ने जब इस पर स्टे दिया तो नीतीश कुमार नहीं बोल कि सरकार थी उसका ही कहना था कि भाई जनगणना जब हम करवा ही नहीं रहे हैं तो फिर इसका स्टे क्यों दिया जा रहा है। बोले सर्वे कराने का अधिकार सरकार के पास होता है, हम तो सर्वे करवा रहे हैं। अब जब आपने सर्वे करवाया है तो आप उसको सर्वे मानिएगा ना, आप उसको जनगणना क्यों बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है सर्वे की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट उसको मानेगा नहीं, कोर्ट जो मानेगा वो जनगणना को मानेगा। तो आपको यदि आरक्षण को लेकर या कोई भी चीज़ संविधान में आपको संशोधन करना है आरक्षण को लेकर तो आपको उसके लिए जनगणना चाहिए। आप सर्वे के आधार पर नहीं जा सकते। सर्वे में तो ये कहा जा सकता है कि भाई जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से सर्वे का रिजल्ट दे देगा। यदि उसने सर्वे के अधिकारी से कह दिया कि भाई हमारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 5% है, आप सर्वे में इसको 7% दिखाना है आपको, तो भाई 7% आ जाएगा उसको, उसमें क्या है भाई। उसके लिए तो कह दिया जाएगा कि भाई सर्वे कराया था तो कुछ सर्वे में कुछ लोग छूट गए। अब जो लोग छूट गए हैं वो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे और इस कम्युनिटी के लोग नहीं छूटे ज़्यादा, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन आप यदि जाति जनगणना करवाएंगे तो उसका, क्योंकि एक एक चीज़ का पूरा उसमें वैज्ञानिक तरीके से होती है तो ये पूरी किसकी कितनी भागीदारी वो सामने आ जाएगी।
और इसीलिए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से ही बोला है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम जनगणना कराएंगे और जनगणना पर भी आप अपना रुख साफ कीजिएगा। तो इस बार जो राहुल गांधी का दौरा हुआ है और उसके बाद वो लौट के आए हैं, उसके बाद बिहार में ज़बरदस्त खलबली सी मची हुई है कि नीतीश कुमार को तय करना है। लालू यादव तो पहले से ही बोल चुके हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइएगा और साथ में बैठ के काम कीजिएगा। अब नीतीश कुमार को ये फैसला करना है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वो बहुत लंबे वक्त के लिए खुले हुए नहीं है, उनको बस राहुल गांधी ने जाकर एक तरीके से बता दिया है कि आपको जो फैसला लेना है वो आप जल्दी से जल्दी फैसला लीजिएगा, हम बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसी के बाद जब राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें भी आई हैं, जब लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की, राबड़ी देवी से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि जो बातचीत करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, वो बातचीत हो गई है। और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर पटना में ये कार्यक्रम रखा गया एक कि उसी दिन राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां होना और उसी दिन वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी आरजेडी की जो बैठक बुलाई गई उसका भी एक दिन होना, तो ये तय था लगभग कि लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात भी लगभग तय मानी जा रही थी। तो इसके बाद अब तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया, पहले वो सुन लेते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो हमने पूरा उनका बयान देखा। देखिए, पूरा बिहार का नाम देश भर में शर्मसार इन्होंने कर दिया। हम लोगों का माथा इन लोगों ने झुकाने का काम किया। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार का बयान, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, इससे घटिया और शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। बिहार की महिलाओं आज जो है शर्मसार हो गई होंगी इस तरह का मुख्यमंत्री के मुंह से बात सुन करके। क्या नीतीश जी बताएं कि पहले बिहार की महिला पत्ता लगा के घूमती थी क्या? नीतीश कुमार जी, आप अपने पार्टी की महिला विधायकों से, महिला मंत्रियों से पूछिए कि वो लोग पहले नंगी घूमती थी क्या? आपका क्या कहने का मतलब है? वो बताएं, महिला विधायक बताएं। जो आज नीतीश कुमार जी महिला मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो पहले कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। इस तरह का बयान बिहार की माताएं बहनों का अपमान जो ये कर रहे हैं, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं हैं। और लगातार एक बार नहीं, ये बार बार जो है ऐसी बात, घटिया बात, घिनौनी बात जो है मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। महिला पहले सम्मान भी पहनती थी, स्वाभिमान भी पहनती थी। क्या इस तरह की बातें ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लगता है कि इनके आने के बाद ही संसार बना है, इनके जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हैं ये? तो आप सोच लीजिए, हम बार बार बोलते रहे कि मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी द्वारा जो है बिहार चलाया जा रहा है। ये इनका ये बयान साबित कर दिया है कि ये बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए, इनके पास कोई विजन नहीं है, थक चुके हैं। ये साबित हो गया है इनके इस बयान से। तो इसका हम लोग घोर निंदा हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। अब यहाँ ये समझिए अविनाश जी कि एक तरफ लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, वहीं राहुल गांधी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट किया। और अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अब आपके लिए दरवाजे बहुत ज्यादा दिन तक नहीं खुले रहेंगे। और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई लालू यादव से, और अब एक बार फिर जो नीतीश कुमार जो बयान दे गए हैं उस पर तेजस्वी यादव ने खुलकर उन पर हमला किया और साफ कहा कि वो अब राज्य चलाने के योग्य ही नहीं रह गए हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको कि जो नीतीश कुमार ये बयान दे गए हैं, क्या जो असमंजस की स्थिति है अभी वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, ये जो बहुत ज्यादा फंसी हुई स्थिति है, क्योंकि उनको जेडीयू भी जाती हुई दिखाई दे रही है हाथ से, सीएम की कुर्सी भी जाती हुई दिखाई दे रही है हाथ से, उनके सहयोगी उनसे दूरी बना रहे हैं, जीतन राम मांझी तो उनके काफी करीबी हैं,
पशुपति पारस को लेकर अभी स्थितियां ऐसी हैं कि वो शायद महागठबंधन में साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी को लेकर टेंशन में हैं। और इसके अलावा अंदर खाने जो उनके अपने करीबी हैं, संजय झा की अगर हम बात करें या हम ललन सिंह की बात करें, और आरसीपी सिंह जो पहले उनके करीबी रहे, अध्यक्ष भी रहे पार्टी के, हालांकि उन्होंने अब अपनी पार्टी अलग बना ली है, वो भी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या जो नीतीश कुमार की बहुत अजीब जो स्थितियां हैं उनकी, आरसीपी सिंह की भी पार्टी जो बन गई और उन्होंने भी दूरियां बना ली हैं, ललन सिंह से तो पहले ही खटपट की खबरें चली रही हैं अंदर खाने, जिस तरह से वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। हर मुद्दे पर जो बीजेपी ने जो भी फैसले लिए मोदी सरकार ने, उसका समर्थन करते हुए दिखाई दिए ललन सिंह। तो कहीं ना कहीं क्या ये बौखलाहट है, नीतीश कुमार जो ये बयान दे गए हैं, क्या वो जो असमंजस की स्थिति है वो उनके बयानों में दिखाई दे रही है, जो ये बयान उन्होंने विवादित दे दिया है, जिस पर अभी तेजस्वी यादव ने उन पर जमकर हमला बोला है? और क्या जो तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बचाव करते हुए दिखाई दे रहे थे, ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि नीतीश कुमार तो के हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, उनका रिमोट कंट्रोल तो कई और लोगों के हाथ में। हालांकि अभी भी उन्होंने ये बात कही है, लेकिन आज जो उनका बयान जो अभी हम सुन रहे थे, ये पिछले कुछ बयानों से ज्यादा तल्ख दिखाई दिया है। तो क्या लालू यादव और राहुल गांधी की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद कुछ उसमें मुलाकात में कोई ऐसा फाइनल डिसीजन लिया गया है नीतीश कुमार को लेकर, इसलिए तेजस्वी यादव का रुख इतना ज्यादा कड़क दिखाई दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो राहुल गांधी हो और चाहे लालू यादव हो, दोनों बीजेपी और आरएसएस के ऊपर तो तीखे हमले कर रहे थे, लेकिन नीतीश को लेकर वो थोड़ा सा नरम रुख अपनाए हुए थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी वहाँ पहुँचे और उन्होंने एक तरीके से इशारों में नीतीश को बता दिया है कि लालू यादव ने तो दरवाज़ा खोला था 1 तारीख से, वो अभी भी खुला हुआ है, लेकिन अब सीधा जो इंडिया गठबंधन है उसने बता दिया है कि भाई आपको जो फैसला लेना हो आपको जल्दी लेना है, अब हम आपका बहुत ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। और जिस तरीके का बयान आया है नीतीश कुमार का, बहुत ही शर्मनाक बयान है, लेकिन सीधा ये नीतीश कुमार की स्थिति भी बता रहा है, जिस तरीके का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। जब आपके ऊपर ज़बरदस्त दबाव होता है तो कई बार आप जो चीज़ बोलना चाह रहे होते हैं वो चीज़ नहीं बोल पाते, आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है, और वही स्थिति नीतीश कुमार की भी दिखाई दे रही है। बीजेपी उन पर जो दबाव बना के चल रही है, उनके करीबियों को उनसे दूर कर रही है, और वही दबाव नीतीश कुमार के बयानों में साफ साफ झलक रहा है। जैसे आपने आरसीपी सिंह की बात की, आरसीपी सिंह ने पहले भी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की थी, उस अपनी ही पार्टी में रहते हुए बीजेपी उनको एकनाथ शिंदे और अजित पवार बना रही थी, लेकिन नीतीश कुमार समय पर ही संभल गए और उन्होंने अपनी पार्टी को एकजुट करके आरसीपी सिंह को ही किनारे लगा दिया। जब आरसीपी सिंह को उन्होंने पार्टी से बाहर किया तो आरसीपी सिंह का ठिकाना क्या बना था? आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी के लिए ही वो पार्टी तोड़ रहे थे, और जब पार्टी नहीं तोड़ पाए तो फिर भाई बीजेपी की मजबूरी ये हो गई थी कि भाई जिस आदमी ने अपना मंत्री पद दाव पर लगा दिया, अपना राजनीतिक करियर दाव पर लगा दिया, तो भाई उसकी इतनी मदद तो की जाए। तो बीजेपी ने आरसीपी सिंह को शामिल कर लिया पार्टी में, लेकिन आरसीपी सिंह को बीजेपी ने कोई भी पद नहीं दिया। बिना पद के आरसीपी सिंह एक कार्यकर्ता की हैसियत से रह गए थे। और जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी, एनडीए में शामिल हुए, तो आरसीपी सिंह से बीजेपी के वहाँ के जो लोकल लीडर थे उन्होंने भी दूरियां बनाना शुरू कर दी कि भाई उनके लिए नीतीश कुमार ज़्यादा जरूरी हो गए थे। तो अब नीतीश कुमार के आने के बाद आरसीपी सिंह को तो पता था कि भाई अब बीजेपी में अपनी राजनीति नहीं चल पाएगी, दुकान राजनीति की, तो फिर वो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन ये कहा जाता है आरसीपी सिंह आज भी बीजेपी हाईकमान के एकदम करीबी हैं, और चुनाव में जब भी गठबंधन होगा, जो भी सीट बंटवारा होगा, तो आप देखेंगे आरसीपी सिंह की पार्टी से जो कैंडिडेट उतरेंगे उसमें से अधिकतर कैंडिडेट वो होंगे जो बीजेपी की टिकट से दावेदारी कर रहे थे। वो सीट जेडीयू के खाते में चली जाएगी, तो बीजेपी की टिकट का जो दावेदार नेता होगा वो आरसीपी सिंह की पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब बीजेपी का दावेदार होगा तो वहाँ लोकल बीजेपी का जो कैडर होगा वो फिर जेडीयू का प्रचार नहीं करेगा, वो फिर आरसीपी सिंह के साथ होगा, और बीजेपी का जो वोट होगा वो ट्रांसफर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ होने की जगह वो आरसीपी सिंह की तरफ चला जाएगा। तो नीतीश कुमार के लिए तो कई तरीके की एक तरीके से परेशानी खड़ी हुई है कि अजीत पवार के रोल में बीजेपी चिराग पासवान को तैयार कर रही है, आरसीपी सिंह को उन्होंने अलग तैयार कर रखा है, प्रशांत किशोर का मामला अलग नीतीश के गले में फंसा हुआ है। तो और सामने जो पार्टी है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान है, आरजेडी तो उनका यदि आमने सामने की लड़ाई होगी तो घोषित रूप से दुश्मन होगा, वो सामने दिखाई देगा। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं जो अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खोखला कर रहे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा खतरा नीतीश कुमार को होगा। और अगर नीतीश कुमार इसी परिस्थिति में चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो ये मान के चलिए पिछली बार उनको 43 सीटें मिली थी, इस बार उनको 23 सीट हासिल करना भी मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार को कम से कम सीटों पर सीमित कर दिया जाए, चुनाव में भी
और उम्मीदवार, पहली बात तो सीट शेयरिंग होगी, पहली कोशिश तो यही चल रही है कि नीतीश कुमार को 80-90 सीटों के अंदर सीट शेयरिंग में सीमित कर दिया जाए, और उसके बाद उनकी सीटों की संख्या जब चुनाव हो तो 25 से 30 सीट से ज़्यादा वो चुनाव ना जीत पाए, ताकि नीतीश कुमार खुद ही कह जाएं कि भैया बीजेपी से कह दें कि आप अपना ही सीएम बना लीजिएगा। ये बीजेपी की रणनीति इस पर काम कर रही हैगी। और नीतीश कुमार अगर पाला नहीं बदलते हैं अब, क्योंकि अब ये मान के चलिएगा उनके पास में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। फरवरी में यदि वो अपना फैसला नहीं लेते हैं, अमूमन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जनवरी में वो फैसला कर लेते हैं, अगर जनवरी और फरवरी में वो पाला नहीं बदल रहे हैं तो मान के चलिएगा कि फरवरी के बाद से महागठबंधन की तरफ से जो हमले बीजेपी पर हो रहे हैं उससे ज़्यादा तीखे हमले नीतीश कुमार पर होना शुरू हो जाएंगे। और नीतीश कुमार के तो बयान ही जिस तरीके के आ रहे हैं, वो महागठबंधन को खाद पानी तो खुद ही देते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है आने वाला समय बिहार की राजनीति के लिए अगला 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल अविनाश जी, यहाँ पर बिहार की सियासत वाकई गरमाई हुई है। नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार ही बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं और बहुत असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरह से उनको घेर लिया है। हर तरफ से उनके सहयोगियों को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, उनके अपनों को ही उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। वही आरजेडी भी अभी नीतीश को अपनी शर्तों पर, यानी नीतीश की शर्तों पर लेने के लिए राजी नहीं हो रही है, क्योंकि आरजेडी इस बात को समझ रही है कि नीतीश के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इधर तो बीजेपी थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर बीजेपी टेंशन में आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से अमित शाह ने मुलाकात करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं, तो ये खबरें भी जोर पकड़ने लगी हैं कि क्या नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने के बारे में विचार कर रहे हैं। और इस तरह की खबरें जैसे ही आई है, सियासत और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि अगर नायडू जाते हैं तो फिर सीधे सीधे दिल्ली पर इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत पे क्या हो रहा है इसका असर दिल्ली पर भी जरूर पड़ेगा। इसीलिए नजरें सबकी बिहार पर गड़ी हुई है, क्योंकि बिहार में जो बदलेगा तो सीधी सी बात है केंद्र में जाकर भी उसके बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या चंद्रबाबू नायडू को लेकर कुछ संभावनाएं ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि वो पलटी मार सकते हैं? क्या वजह है अमित शाह जो इतना टेंशन में है, या अमित शाह ने जो जल्दबाजी में जो मिलने का प्रोग्राम बनाया, क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या अपडेट है अविनाश जी? हाँ देखो, नीतीश को जो बिहार में जो कुछ चल रहा है, जाहिर सी बात है 12 सांसद हैं जेडीयू के पास में। अगर बीजेपी 12 सांसदों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको 8 सांसद तोड़ने पड़ेंगे। बिहार की जो परिस्थिति है, अगर 8 सांसद बीजेपी नहीं जोड़ पाती है जेडीयू के, तो फिर कोई भी सांसद साथ में नहीं जाएगा। फिर वो 12 के 12 सांसद पूरे, भले ही ललन सिंह आज की तारीख में बीजेपी के कितने भी करीबी हों, लेकिन यदि 12 सांसद में से 8 नहीं टूटते, क्योंकि 2/3 चाहिए, तो फिर ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ में ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई यदि संख्या 7 रह जाती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, तो फिर ये 12 में से 12 यदि दोबारा से चुनाव मैदान में कोई भी जाता है तो वो सांसद पद का चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो कोई भी सांसद ये रिस्क नहीं लेगा कि भाई 8 महीने पहले वो चुनाव जीत कर आया है, 8 महीने की उसके पास में सांसद ही रहे और उसके बाद कुछ भी नहीं बचे। और इसीलिए 8 नहीं होते हैं। और नीतीश कुमार जब पाला बदलेंगे तो सबसे पहले अपने सांसदों को एकजुट करेंगे, जिस तरीके से आरसीपी सिंह वाले केस में उन्होंने किया था कि तब ये कहा जा रहा था कि 43 में से तकरीबन 32 से 35 विधायक आरसीपी सिंह के खेमे में चले गए हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो आरसीपी सिंह के साथ में एक विधायक भी नहीं गया, क्योंकि विधायकों को यह खतरा लग रहा था कि भाई पाला बदलेंगे, संख्या तो पूरी हो नहीं रहेगी, तो सबकी सदस्यता ना चली जाए। और फिर जब उपचुनाव होगा तो जाहिर सी बात है फिर महागठबंधन के सामने उन वो टिक भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोई सांसद विधायक नहीं गया था। अब वही स्थिति लोकसभा में भी होगी। अगर 8 सांसद नहीं हो पाते हैं तो अब मान के चलिएगा कि एक भी सांसद जेडीयू से बाहर नहीं जाएगा। अब इसीलिए, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और लालू यादव से उनकी मुलाकात की खबर आती है, अमित शाह तुरंत सबसे पहले कहाँ जाते हैं? संजय झा के पास में। संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय झा से उनकी मुलाकात होती है। खबर यह आ रही है, संजय झा से उन्होंने सवाल भी किए थे कि भाई आपकी पार्टी का भविष्य का प्रोग्राम क्या है। तो संजय झा को भी नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही बोलते हैं कि वो जो फैसला लेते हैं सिर्फ 2 लोगों को पता होता है। और जाहिर सी बात है यदि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं तो उन 2 लोगों में संजय झा का नाम नहीं है। और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय झा अध्यक्ष भी नहीं है।
पिछली बार तो ललन सिंह अध्यक्ष थे, तो ललन सिंह को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया था। और कार्यकारी अध्यक्ष के पास में ये जो ताकत होती है वो सीमित ताकत होती है। जिस दिन अध्यक्ष चाहेगा वो सारे पावर अपने हाथ में ले लेगा। तो नीतीश कुमार को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं संजय झा के मामले को लेकर। तो जब संजय झा से अमित शाह को कोई मजबूत जानकारी नहीं मिली कि भाई नीतीश कुमार किधर जा रहे हैं, तो शाम को वो चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए पहुंच गए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अमित शाह किसी से मिलने नहीं जाते हैं। जितना जो भी नेता होता है वो अमित शाह से मिलने के लिए जाता है। दिल्ली में रहते हुए अगर अमित शाह को संजय झा से मिलने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय बिहार में क्या चल रहा है। और जिस तरीके से संजय झा से मुलाकात होती है अमित शाह की, उसके बाद वापस लौटते हैं और उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र विजयवाड़ा पहुंचते हैं। विजयवाड़ा में जैसे ही वो अपने विमान से उतरते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं, सीएम आवास में। वो अपने गेस्ट हाउस नहीं जाते, वो सबसे पहले सीएम से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुलाकात होती है। क्योंकि ये खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं, क्योंकि वो चाहते हैं स्पेशल पैकेज। क्योंकि उनका भी कहना है कि भाई सरकार की मजबूरी है, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रही है, तो कम से कम हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए। लेकिन सरकार उनको स्पेशल पैकेज भी नहीं दे रही है। आप बजट में आपने 10 योजनाएं कर्नाटक के लिए दी और आपने 10 योजनाएं आंध्र प्रदेश के लिए दे दी। बस बजट का जो भाषण हुआ उस भाषण में आपने कर्नाटक की योजना को जिक्र नहीं किया, आंध्र की योजना को जिक्र कर दिया। तो उससे चंद्रबाबू नायडू खुश नहीं हो जाएंगे। भाई आपको स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि नई राजधानी उनको बनानी है। तो अब इसीलिए, क्योंकि अब 31 तारीख को बजट भी आ रहा है और चंद्रबाबू नायडू अभी 2 हफ्ते पहले भी दिल्ली आए थे और उन्होंने वित्त मंत्री से मुलाकात भी की थी और अपना लंबा चौड़ा चिट्ठा भी दे गए हैं। अब उसको लेकर उसके बाद ये जो कैबिनेट बैठक मोदी जी ने बुलाई होगी, या बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, बीजेपी का हाईकमान है, उसकी जो बैठक हुई है उसमें चंद्रबाबू नायडू की कितनी डिमांड मानी गई है। क्योंकि अब सीधा सा यही है कि जो बजट आएगा, बजट तय करेगा कि चंद्रबाबू नायडू किधर हैं। और इसीलिए कि चंद्रबाबू नायडू हाथ से ना फिसल जाएं, उनको मनाने की कमान खुद अमित शाह ने संभाल ली है। जो हम आप बता रहे थे कि अमित शाह आमतौर पर किसी से मिलने नहीं जाते हैं। लीडर जो होता है वो अमित शाह से मिलने के लिए आता है। लेकिन एक ही दिन में 2 घटनाएं आपको बता रही हैं कि संजय झा से मिलने के लिए उनके घर पर अमित शाह जाते हैं, आंध्र प्रदेश अमित शाह पहुंचते हैं, तो फिर वो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए सीएम आवास चले जाते हैं। ये सब चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी को भी इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरा दिखाई दे रहा है कि यदि नीतीश कुमार के साथ नायडू भी अपने पाला बदल जाते हैं, उनके तेवर यदि बदल जाते हैं, तो जो दोनों का यदि, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू यदि जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे, तो उनके साथ के लिए तो ये कहा जा सकता है कि शायद जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान शायद नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएं, क्योंकि बिहार की लोकल राजनीति में उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नीतीश पाला बदलेंगे तो सीएम तो वही रहेंगे, और डिप्टी सीएम यदि बनेगा तो फिर उस पर कांग्रेस का दावा मजबूत होगा और आरजेडी का दावा मजबूत होगा। तो चिराग और मांझी के लिए बिहार में करने को बहुत कुछ नहीं है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू पाला बदलते हैं तो उनके साथ पवन कल्याण भी पाला बदलेंगे, क्योंकि पवन कल्याण हमारा डिप्टी सीएम है। उन्हें केंद्र की राजनीति से बहुत कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, उनके 2 सांसद हैं। तो अगर नायडू पाला बदलेंगे तो ये मान के चलिएगा कि 18 सांसद एक झटके से एनडीए के पाले से निकल जाएंगे। आज 293 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार के 12 और चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण की पार्टी के, जनसेना पार्टी के मिला के 18 सांसद, यानी कुल मिला के होते हैं 3 सांसद, 30। यदि 30 सांसद एनडीए को छोड़ जाते हैं तो आप ये सोच लीजिएगा एनडीए की जो ताकत है वो 293 से घटकर 263 रह जाएगी। दूसरी तरफ महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 234 सांसद हैं। अगर ये 30 आते हैं तो ये संख्या 234 से बढ़कर सीधा 264 हो जाएगी। यानी कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल जाएगा। और यही डर इस समय बीजेपी को लग रहा है। और इसीलिए जो जैसे ही राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और उसके तुरंत बाद ही जो दिल्ली में हलचल मच जाती है, अमित शाह तुरंत दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं संजय झा के घर पर। और उसके बाद जब राहुल गांधी की वापसी होती है तो पता चलता है कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो प्लेन है वो विजयवाड़ा लैंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो संकट में है वो बिहार की सरकार तो है ही है, बिहार एनडीए सरकार तो है। नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो तुरंत ही बिहार में एनडीए की सरकार चली जाएगी। ये चंद्रबाबू नायडू पाला बदलेंगे तो तुरंत ही आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार चली जाएगी। नायडू को तो पाला बदलने के लिए कुछ करना भी नहीं है। नीतीश कुमार तो अमूमन इस्तीफा देते हैं, उसके बाद शाम को शपथ ले लेते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए तो ये है कि बीजेपी का सिर्फ एक मंत्री है,
राज्यपाल को उस मंत्री के बर्खास्त करने का वो एक लेटर देंगे और वो मंत्री बर्खास्त हो जाएगा, और उसके बाद खुद ही वो कह देंगे कि भैया हम एनडीए से बाहर निकल आए हैं। तो उनकी सरकार पर तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री है और एक राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। इससे ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो स्पेशल पैकेज चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं वो उनको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू की जो दोस्ती है, मित्रता है, वो तमिलनाडु के जो सीएम है M.K. स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, इन दोनों के करीब रहे हैं। वो आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे तो उसके बाद उनको क्योंकि लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी हुआ था, तो उनको सबसे पहले बधाई देने वालों में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल थे। M.K. स्टालिन ने भी उनको बधाइयाँ दी थी। और उन 2-3 दिन के अंदर ही आपने देखा था कि बीजेपी नेताओं के साथ में तो नायडू की तस्वीरें नहीं दिख रही थी, नायडू की तस्वीरें रेवंत रेड्डी M.K. स्टालिन के साथ में दिखाई दे रही थी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए कि चंद्रबाबू नायडू कब इधर से उधर पाला बदल जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम नीतीश कुमार को पलटू राम की छवि बनी हुई है, पलटू राम की छवि चंद्रबाबू नायडू की भी बनी हुई है। हाँ, लेकिन वो इतने जल्दी उन्होंने पाला नहीं बदला है। वो भी एनडीए यूपीए होते रहे हैं, लगातार इधर से उधर वो भी होते रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू पाला नहीं बदलेंगे, आप ये उनके लिए नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ कि वो आराम से, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए तो पिछले 5 साल में ही वो 3 बार बदल गए, चंद्रबाबू नायडू भी 2-3 बार बदले हैं। लेकिन नायडू को, क्योंकि भाई ज़्यादा लोगों का ध्यान बिहार की पॉलिटिक्स पर रहता है, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तो इसलिए उधर ध्यान कम जाता है। लेकिन जो स्थिति नीतीश कुमार की है वही स्थिति नायडू की है। तो इसीलिए बीजेपी की जो केंद्र की सरकार वो संकट में बनी हुई है। और इसीलिए जो अमित शाह हैं, एक ही दिन में 12 घंटे के अंदर चंद्रबाबू नायडू और संजय झा को साधने की यदि वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैसेज सीधा है कि भाई यदि कोई नाराजगी हो तो बताई जाए, बैठकर उस नाराजगी को दूर किया जाए। और नाराजगी क्या है तो सबको पता है, चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल पैकेज चाहिए और नीतीश कुमार को सीधा कि भाई हमको सीएम उम्मीदवार घोषित कर दो। और बीजेपी इन दोनों मुद्दों पर बुरी तरीके से फंसी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर ये साफ है कि अभी जैसे ही बिहार में जो स्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है बीजेपी आलाकमान की, और कह सकते हैं कि नीतीश कुमार तो अब अमित शाह से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए पटना दौरा जो अमित शाह का होने वाला था 4-5 तारीख में, उसको कैंसिल किया गया था। लेकिन संजय झा से कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं। संजय झा से मुलाकात की, उससे पहले संजय झा भी सम्राट चौधरी के घर अचानक पहुंच गए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान संजय झा के जरिए से ये जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। लेकिन संजय झा के पास कोई जवाब नहीं है। अब क्योंकि बीजेपी को नीतीश के पलटने का डर दिख रहा है और वैसी ही स्थितियां नायडू की भी रही हैं पहले, वैसे ही पलटने के आदत या स्थिति रही है नायडू की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान सतर्क हो रहा है और कोई रिस्क ना लेते हुए पहले ही नायडू से मुलाकात करके उनको साधने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपकी भी कोई दिक्कतें हैं, कोई सवाल है या कोई परेशानियां हैं तो आप हमसे अभी कह दीजिए और हम उस पर काम करेंगे। जबकि अगर नायडू को देखें तो जब से लोकसभा चुनाव के बाद से जब एनडीए की सरकार बनी है तब से ही नायडू हर कुछ महीने में या कहें लगभग हर महीने एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर पहुंच जाते हैं और अपने समर्थन की कीमत वसूल करके आ जाते हैं और दी भी जा रही है। इसी तरह से देखा जाए तो नायडू की जो चाहत है या कह सकते हैं कि शर्तें हैं या लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। अब क्योंकि नायडू को ये पता है कि नीतीश एक तरह से अलग हटने के फिराक में है, तो ऐसे में नायडू के हाथ में एक और चांस है कि वो और ज्यादा दबाव बना सकते हैं केंद्र सरकार पर, और वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी यहां पर बहुत ज्यादा घिरी हुई दिखाई दे रही है और यही टेंशन अमित शाह के माथे पर दिखाई दी और अमित शाह इसीलिए पहले संजय झा से मिलते हैं फिर नायडू से मिलते हैं। लेकिन बीजेपी जिस कोशिश में लगी हुई है वो कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बीजेपी के हाथ से बिहार, आंध्र प्रदेश और फिर केंद्र तीनों चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी खेमे में जो हलचल है उसको देखते हुए भी खड़ा हो रहा है। मतलब अमित शाह का इधर से उधर जाना 12 घंटे के अंदर ये अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है और वो टेंशन बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है। अमित शाह के, मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है, उनके बयानों में भी दिखाई दे रही है। वहीं अभी फिलहाल हम अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार में अभी नीतीश कुमार ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी तरह की और खबरें और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।